स्टूडेंट, टुडे वी आर डूइंग क्लास 8 साइंस चैप्टर सेकंड माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ये एक समरी वीडियो है जिसमें आपको पूरे चैप्टर का ब्रीफ मिलने वाला है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है क्योंकि हम लास्ट में इसके एमसीक्यूज भी करने वाले हैं जो भी लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं या जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से बन रहे हैं। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज इसको देख रहे हैं तो भी ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर का आपको ग्लांस मिल जाता है, ब्रीफ मिल जाता है। और अगर आप लाइन टू लाइन देखना चाहते हैं तो आप 8 क्लास के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जो कंप्लीट वीडियो है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इनको आप माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं और इनको ही माइक्रोब्स भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म का सेकंड नेम क्या है? माइक्रोब्स भी इन्हें कहा जाता है। फ्रेंड एंड फो का मतलब क्या है? कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंडली होते हैं, फो का मतलब होता है एनिमी। मतलब कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंडली होते हैं और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम देखते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले आ गया है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है वो सिंगल सेल्ड होता है और ये डेड लीव्स की डिकम्पोजिशन में काम आता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि आपने टेबल देखी होगी स्टूडेंट, आपके 6th क्लास में एक चैप्टर आया था एयर अराउंड अस। उसमें जब हमने एयर की कंपोजिशन देखी थी तो उसमें सबसे अबंडेंट क्वांटिटी में कौन सी गैस प्रेजेंट थी? नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% प्रेजेंट थी। लेकिन इतनी क्वांटिटी में होने के बावजूद भी प्लांट क्या है, उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। तो उनको क्या है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। और वो कौन करते हैं? वो बैक्टीरिया की हेल्प से होते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। इस चैप्टर में आप नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ने वाले हैं। उसका क्या मतलब है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो गैसियस फॉर्म में है उसको फिक्स किया जाता है। फिक्स करने का मतलब है कि बैक्टीरिया की हेल्प से वो क्या होती है, नाइट्रोजन वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरे फॉर्म्स में जो कि प्लांट सोइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और फिर दूसरे बैक्टीरिया से नाइट्रेट की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हैं जो कि प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं सोइल के थ्रू। तो इस साइकिल को कहा जाता है नाइट्रोजन साइकिल, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। और ये किस लिए जरूरी होती है स्टूडेंट? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एक मेन कंपोनेंट है। मतलब जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के वो कहां से मिलते हैं, जिसे अमीनो एसिड कहा जाता है, वो नाइट्रोजन से ही मिलते हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। और क्लोरोफिल, जो कि आपने सुना था, जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके कारण की लीव्स जो है वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो वो भी उसका जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है नाइट्रोजन। यहां से नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन हेल्प करता है? बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, जो कि सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और इसके एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखने हैं। राइजोबियम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। एंड सेकंड आपको याद रखना है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिसे कि साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। तो ये नेम आप नोट करके रखेंगे। एंड देन उसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें क्या आता है कि बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कौन सी होती है? जैसे कि टीबी है, कोलेरा है एंड टाइफाइड है। टीबी जो होती है वो एयर के थ्रू स्प्रेड होती है एंड कोलेरा एंड टाइफाइड जो है वो वाटर के थ्रू स्प्रेड होती है एंड कोलेरा फूड के थ्रू भी स्प्रेड होती है। तो इस चीज को भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। इस पे क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं। आता है एल्गी। एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है, ग्रीन कलर की होती है और इसकी कोई भी वेल डिफाइंड बॉडी नहीं होती। इनफैक्ट कोई भी, जैसे कि कॉम्प्लेक्स प्लांट के पार्ट्स होते हैं, लीव्स हो गई, स्टेम हो गई, रूट्स हो गई, तो इस टाइप से एल्गी में नहीं होता है। एल्गी ग्रीन कलर की होती है और ये अपना खाना खुद बनाती है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। और ये हर तरह के एनवायरनमेंट में मिलती हैं, जैसे कि आपके बुक में दे रखा है आइस कोल्ड से लेकर हॉट स्प्रिंग तक एंड डेजर्ट से लेकर मार्शी लैंड तक जो है ये जिंदा रह सकती हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो सिंगल सेल मतलब कि यूनिसेलुलर होता है। और प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज कौन कौन सी है? मलेरिया एंड डाइसेंट्री। और प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल क्या है? अमीबा एंड पैरामीशियम। नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई जो है वो सिंगल सेल भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। ये मेडिसिन बनाने में यूज की जाती है, जैसे कि एंटीबायोटिक इसका एग्जाम्पल है। और ये बेकिंग में भी यूज की जाती है, जैसे कि ईस्ट के फॉर्म में। आपने देखा होगा केक वगैरह बनाने के लिए, ब्रेड्स बनाने के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है, तो वो भी क्या है, वो फंजाई का ही एग्जाम्पल है। देन उसके बाद आते हैं वायरस। मैं इसलिए दिखा रही हूं ताकि आप इसे आइडेंटिफाई कर पाए। कई बार जो है आपको पिक्चर्स दे दी जाती है और फिर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाती है। तो ये है वायरसेस। वायरसेस जो होते हैं वो बाकी सारे ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं बिकॉज ये नॉन लिविंग होते हैं। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं वो सब लिविंग हैं, लेकिन ये जो होते हैं वायरसेस ये नॉन लिविंग होते हैं और ये जो होते हैं ये खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। जैसे बाकी सब में तो खुद की रिप्रोडक्शन वो कर सकते हैं। ईस्ट की रिप्रोडक्शन बर्डिंग मेथड से होती है, अमीबा की रिप्रोडक्शन जो है बाइनरी फिजन से होती है। तो इस तरह से ये अपनी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बट वायरसेस जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस खुद नहीं कर पाते हैं। उनको कोई होस्ट बॉडी चाहिए होती है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए। तो वायरसेस से होने वाली डिजीज कौन कौन सी होती है? वायरस से होने वाली डिजीज है मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। तो हमने
माइक्रोब्स की इंट्रोडक्शन देख ली है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? जैसे बैक्टीरिया पहले हम देखते हैं। मिल्क जो है वो कर्ड में किसकी हेल्प से कन्वर्ट होता है? वो होता है लैक्टोबैसिलस की वजह से। मिल्क में वो बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं लैक्टोबैसिलस, तो उससे वो किसकी फॉर्मेशन कर देता है? कर्ड की फॉर्मेशन कर देता है। और आपके चीज जो है वो भी बैक्टीरिया की हेल्प से ही प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है, जैसे यहां पर दे रखा है आपकी बुक में, बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। फर्मेंटेशन क्या होती है स्टूडेंट? जिसमें कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और शुगर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है। फर्मेंटेशन क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। हमने प्रीवियस क्लासेस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी पढ़ा था, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। तो फर्मेंटेशन के लिए एनएरोबिक कंडीशन होती है, मतलब कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ईस्ट जो होता है, जैसे कि यहां पर एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रखा है एक्टिविटी में, कि मैदे के अंदर ईस्ट पाउडर को डाला गया है थोड़े वार्म वाटर के अंदर, तो वो क्या करता है? बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है। तो यहां पर यही चीज बताई गई है, ईस्ट बहुत जल्दी रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के थ्रू। तो जो बबल्स बनते हैं उस गैस के, वो क्या करते हैं? उसके वॉल्यूम को रेज कर देते हैं। अब यहां पे देखिए, वॉल्यूम को रेज कर देते हैं। आप जैसे भटूरे बनाते हैं घर पे, तो उसके आटे में जब आप थोड़ी सी ईस्ट को डालते हैं तो वो क्या कर देता है? थोड़ी देर बाद ही जब आप उसे धूप में रखेंगे तो वो फ्लफी हो जाता है, बहुत ज्यादा डबल हो जाता है साइज में। होता है क्योंकि ईस्ट जो है बहुत रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के थ्रू, तो वो जो बबल्स होते हैं उसके कारण उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और इसीलिए इसे बेकिंग में यूज किया जाता है, जैसे ब्रेड्स में, पेस्ट्रीज एंड केक बनाने के लिए, मतलब बेकरी इंडस्ट्री में इसे यूज किया जाता है। बैक्टीरिया एंड फंजाई जो है उससे एंटीबायोटिक्स भी बनाई जाती हैं, जो कि आपकी डिजीज से फाइट करती हैं। एंटीबायोटिक जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी 1929 के अंदर, जब वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे, उनके कल्चर के ऊपर काम कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि छोटे छोटे ग्रीन मोल्ड बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं उनके, और देखा कि वो जो ग्रीन मोल्ड बन रही है वो क्या कर रही है? ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म कर रही है, प्रिवेंट कर रही है, और इवन जो बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है उनको भी मार रही है। तो यहीं से पेनिसिलिन की जो है डिस्कवरी हुई थी। तो इस तरह से एंटीबायोटिक जो है डिस्कवर की गई थी। तो एंटीबायोटिक की डेफिनेशन क्या होती है? मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, उन्हें क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक कहा जाता है। देन माइक्रोब्स जो है वो किस चीज में यूज होते हैं? वैक्सीन में भी यूज होते हैं। इससे पहले आप समझिए एंटीजन, एंटीबॉडी और वैक्सीनेशन होता क्या है। पहले एंटीजेंस क्या होते हैं? कोई भी ऐसे टॉक्सिन्स, कोई भी फॉरेन मैटर्स, कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को, बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं कि वो एंटीबॉडीज बनाए और आपकी बॉडी को उस डिजीज से फ्री करे, उस एंटीजन से फ्री करे। तो इसका एक एग्जांपल हम समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई चोर घुस जाता है, तो चोर क्या है? आपने बुलाया तो नहीं है ना उसे, वो अपने आप से आपके घर में घुस गया। अब आपको पता है वो कोई ना कोई हार्म करके ही जाएगा आपके घर से, तो आप क्या करेंगे? उसको जल्दी से जल्दी वहां से निकालना चाहेंगे। तो इसी तरह से एंटीजेंस जो है वो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे ट्रिगर हो जाता है और वो क्या करते हैं? वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं स्टूडेंट? ऐसे सब्सटेंस जो कि ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करती है। कब प्रोड्यूस करती है? जब उन्हें कोई एंटीजन, कोई फॉरेन मैटर हमारी बॉडी के अंदर दिखाई देता है कि कोई भी डिजीज कॉजिंग पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर चुका है, तो उससे फाइट करने के लिए वो एंटीबॉडीज बनाती है, ताकि वो उस एंटीजन को वहां से रिमूव कर सके और उस डिजीज से आपको फ्री कर सके। तो उसे कहा जाता है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी कौन है? वो पुलिस है। पुलिस क्या करेगी? उस चोर को वहां से निकालेगी, और चोर क्या है? वो एंटीजन है। इस एग्जांपल से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो एंटीजन क्या है? जो कि डिजीज कॉज करते हैं, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं कि वो एंटीबॉडीज बनाए और उन एंटीजन को वहां से रिमूव करे। और क्या करती है? वो आपके एंटीजन को रिमूव करती है, उनसे फाइट करके आपकी बॉडी को उस डिजीज से फ्री कर देती है। अब वैक्सीन क्या होती है स्टूडेंट? कोई भी पैथोजन जो माइक्रोब है वो आपकी बॉडी में एंटर करता है, तो वो क्या करेगा? डिजीज कॉज करेगा। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है स्टूडेंट? कोई भी डेड और वीकेंड माइक्रोब, अब ये चीज को आप ध्यान से समझिएगा, मतलब कि वो माइक्रोब, जैसे कि अब स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, मीजल्स की वैक्सीन है, फ्लू की वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन है, तो उसमें क्या होता है? उसी बीमारी से रिलेटेड जो माइक्रोब होते हैं, जो माइक्रोनिज्म होते हैं, जो कि वो डिजीज कॉज करते हैं, तो या तो वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं या डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, तो उन्हें वैक्सीन की फॉर्म में आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी माइक्रोब को, डेड या वीकेंड उस माइक्रोब को आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, अदरवाइज वो क्या करेगा? वो तो आपकी उसको इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देगा। यहां पर क्या करना है? वैक्सीनेशन किस लिए होती है? ताकि आप उस डिजीज से फ्री हो सके। किस तरह से फ्री होगे वही हम समझने वाले हैं। जब भी कोई डेड और वीकेंड माइक्रोब आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आएगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी? तुरंत एंटीबॉडीज बनाएगी। एंटीबॉडीज बनाएगी तो आप क्या होंगे? उस डिजीज से फॉरएवर के लिए प्रोटेक्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट? अब जैसे मान लीजिए कि एग्जिस्टिंग पैथोजन है आपकी बॉडी में, मतलब कि एक एंटीजन है जो कि क्या है? वीक फॉर्म में या डेड फॉर्म में आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया है वैक्सीन की फॉर्म में। तो अब क्या है? इसकी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। तो अगर जब ये आपको हेल्दी पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करना चाहेगा, तो आपकी बॉडी में पहले से ही इसकी एंटीबॉडीज बनी हुई है, तो आपको ये डिजीज कॉज नहीं होगी। इसी तरह से ये जैसे एक और एग्जांपल दे रखा है फ्लू का, और इसी तरह से चिकन पॉक्स का। न्यू पैथोजन जिसकी आपको वैक्सीन नहीं लगी हुई है, वो जब आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आपकी बॉडी में तो उसकी एंटीबॉडीज है नहीं, तो आपकी बॉडी को क्या करना पड़ेगा? तुरंत उसकी एंटीबॉडीज बनानी पड़ेगी उससे फाइट करने के लिए। तो इसलिए वो डिजीज आपको हो जाती है और फिर आपको आपकी बॉडी को उससे फाइट करनी पड़ती है। इनकी वैक्सीन आपको पहले ही लग चुके हैं, तो उनकी एंटीबॉडी पहले से ही आपकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए वो डिजीज से आप फ्री हो जाते हैं फॉरएवर।
तो इसे हम समझते हैं जैसे कि वैक्सीन आपको लगती है तो वो क्या है, वो वीकंड या फिर डेड माइक्रोब्स हैं जो कि आपकी बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं। देन उस डेड माइक्रोब के लिए आपकी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज बना लेती है। एंटीबॉडीज बनाने के बाद वो क्या करती है, उस डिजीज से आपको फ्री कर देती है, उस डिजीज की एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बन जाती है। तो इस तरह से वो डिजीज से आप हमेशा के लिए प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो अच्छे से समझ आ गया होगा, एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज होते हैं और वैक्सीन में भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। देन बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम है एंड साइनोबैक्टीरिया जिसे कि रेड ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए वो यूज किए जाते हैं जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। देन बैक्टीरिया एंड फंजाई जो है वो एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन में भी यूज होते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डीकंपोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को। अब देखिए जो डेड लीव्स होती हैं, डेड प्लांट पार्ट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, जैसे फॉरेस्ट वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, तो उन्हें जो है कौन खत्म करता है, माइक्रोब्स जो है उनको डीकंपोजिशन में उनकी हेल्प करते हैं। तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी हेल्पफुल है। एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने डिस्कवर की थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन 1798 में, तो इनका नेम आपको जरूर याद रखना है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है किसने डिस्कवर की थी, एडवर्ड जेनर ने। तो सेकंड टॉपिक भी हमारा फिनिश हो गया है, फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब आ गए हैं हमारे हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जैसे कि पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं, जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें पैथोजन कहा जाता है, जो कि मैंने अभी आपको एंटीजन में भी बताया था। अब पैथोजन जो है वो डिजीज कैसे कॉज करते हैं, पैथोजन जो है वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, चाहे वाटर के थ्रू कर रहे हैं, एयर के थ्रू कर रहे हैं, खाने के थ्रू कर रहे हैं, किसी भी थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं और देन उसके बाद वो वहां पर डिजीज कॉज कर रहे हैं। इन्फेक्टेड पर्सन जो है उससे दूसरे पर्सन को भी डिजीज हो सकती है, जिसे हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कॉमन कोल्ड है, स्नीजिंग कोई बंदा कर रहा है तो उससे काफी ज्यादा माइक्रोब्स जो है वो निकलते हैं स्नीज करने के बाद, तो वो दूसरे किसी भी हेल्दी पर्सन की बॉडी में जब चले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन जब इन्फेक्ट हो जाता है तो उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। मींस एक पर्सन से दूसरे में वो स्प्रेड हो रही है, चाहे वो एयर के थ्रू हो रही है, वाटर के थ्रू हो रही है, फूड के थ्रू हो रही है, फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रही है, तो उन डिजीज को बोला जाता है कम्युनिकेबल डिजीज। इसके एग्जांपल क्या है, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया एंड कोलेरा हो गया। एक होता है कैरियर। कैरियर क्या टर्म होती है, जैसे कि आपको नेम से ही पता लग रहा है कि कोई उस पैथोजन को कैरी कर रहा है। अब इसका एग्जांपल है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मक्खी जो आपने देखी होगी कि भाई क्या करती है, वो गार्बेज हीप्स पर बैठती है, एनिमल एक्सक्रीट पे बैठती है, तो वहां पर जो भी पैथोजन प्रेजेंट होते हैं, जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं। और जहां पर भी अनकवर्ड फूड होता है, जब वो मक्खी वहां पर आकर बैठती है हाउस फ्लाई, तो वो क्या करती है, उस पैथोजन को वहां पर ट्रांसफर कर देती है, छोड़ देती है। तो जो भी उस कंटेमिनेटेड फूड को खाता है तो वो सिक हो जाता है। जैसे कि आपने फूड पॉइजनिंग सुनी होगी, तो वो किस वजह से होती है, वो ऐसे ही है, जब आप कंटेमिनेटेड फूड को खाते हैं तो उससे क्या होती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। एग्जांपल्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे हाउस फ्लाई हो गया। बाकी एग्जांपल जैसे कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, वो किसको कैरी करती है, पैरासाइट ऑफ मलेरिया को। फीमेल एडीज मॉस्किटो जो है वो किसका कैरियर है, डेंगू वायरस का कैरियर है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें कैरियर कौन सा यूज हो रहा है या मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका कैसे है, जैसे वाटर के थ्रू हो रहा है, मॉस्किटो के थ्रू हो रहा है, ये होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इससे आप बच कैसे सकते हैं, अगर आप फूड जो है वो कवर्ड करके रखेंगे, अनकवर्ड फूड को नहीं खाएंगे, तो आप इससे बच सकते हैं। देन मस्कीटोज जो होते हैं वो कहां पर ब्रीड करते हैं, वो वाटर के अंदर ब्रीड करते हैं, वाटर उनका ब्रीडिंग प्लेस होता है। तो अगर आप वाटर कहीं पे स्टेगनेट नहीं होने देंगे तो आप इस डिजीज से बच सकते हैं। ये आपकी टेबल दी हुई है, ये टेबल मैंने आपको पहले ही बता दी है कि इसको लर्न करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी डिजीज है, वायरस से होने वाली कौन सी है, प्रोटोजोआ से होने वाली कौन सी डिजीज है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है। मतलब ट्रांसमिशन भी आपको लर्न होना चाहिए। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन किससे होती है, ये कौन से माइक्रोब से होती है, बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही है, प्रोटोजोआ से हो रही है। तो ये थी कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज। अब है प्लांट डिजीज, ये आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट आ गया है सिट्रस कैंकर। ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है और एयर से इसका ट्रांसमिशन होता है। रस्ट ऑफ व्हीट ये फंजाई से होने वाली है, एंड येलो वेन ऑफ मोज़ेक ऑफ भिंडी दैट इज ओकरा, ये वायरस से होने वाली है, ये इंसेक्ट से होती है। तो ये चीज आपको जरूर याद करनी है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्लांट डिजीज सिट्रस कैंकर वो कहां से होती है, बैक्टीरिया से होती है। रस्ट ऑफ व्हीट जो है फंजाई से होती है, एंड येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी ओकरा ये वायरस से होती है। एनिमल्स में एंथ्रेक्स जो डिजीज है वो कैटल्स में और ह्यूमंस में किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। और ये किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट कॉच ने डिस्कवर किया था इसका बैक्टीरिया। फुट एंड माउथ डिजीज जो होती है कैटल्स के अंदर, वो किससे होती है, वायरस से होती है। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस छोटे से चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक 3 टॉपिक हम इसके कवर कर चुके हैं कि माइक्रोब्स की इंट्रोडक्शन, कि वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, देन उसके बाद हार्मफुल एंड फ्रेंडली माइक्रोब्स वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि माइक्रोब्स जो हैं वो उनकी फूड प्रिजर्वेशन में कैसे हेल्प होती है, कैसे हम फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका आता है कि केमिकल जैसे कि सोडियम बेंजोएट है एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये केमिकल मेथड है। तो
ये क्या है, ये प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव किन्हें कहा जाता है स्टूडेंट? प्रिजर्वेटिव वो होते हैं जो माइक्रोब्स के अटैक को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। जैसे कि पिकल्स आप डालते हैं, जो अचार होते हैं, उसमें जो है ये कुछ चीजें डाली जाती हैं जिससे क्या हो, माइक्रोब्स की वहां पर ग्रोथ ना हो पाए। ये जैम्स में, स्क्वैशेस में भी यूज किए जाते हैं ताकि उनकी स्पॉइलेज को चेक किया जा सके और वो जो है माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक सके। प्रिजर्वेशन कॉमन सोल्ट से कैसे की जाती है? कॉमन सोल्ट किस किस चीज में यूज किया जाता है? मीट में और फिश में उसको कवर करके रखा जाता है ड्राई सोल्ट से, ताकि वो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को चेक कर सके। और आंवला, रॉ मैंगो एंड टेमरिंड को भी जो है प्रिजर्व करके रखा जा सकता है अगर उसमें हम सोल्ट डाल देते हैं तो। देन है शुगर से प्रिजर्वेशन कैसे होती है? जैसे जैम है, जेली है, शुगर क्या करती है, मॉइस्चर लेवल को कम कर देती है, और मॉइस्चर लेवल जहां पर कम होगा वहां पर क्या होगा, माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। देन है ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर किस किस चीज में यूज होता है? जैसे कि वेजिटेबल हो गई है, फ्रूट्स हो गई है, फिश है, मीट है, इन सबको प्रिजर्व कैसे करके रखा जाता है? इसमें ऑयल या विनेगर डाल दिया जाता है। जैसे सिरके वाले प्याज सुने होंगे, उसको काफी लंबे टाइम तक आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं, क्योंकि सिरका क्या करता है, वो उसकी स्पॉइलेज नहीं होने देता है, वो माइक्रोब्स की ग्रोथ वहां पर नहीं होने देता, ऐसा एनवायरमेंट बना देता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देखिए स्टूडेंट, ऑप्टिमाइजेशन हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये आपने मिल्क के पैकेट पे देखा होगा, पेस्चराइज्ड मिल्क। पेस्चराइजेशन क्या होती है टेक्निक, जिसमें मिल्क को जो है हीट किया जाता है काफी हाई टेंपरेचर पे 15 से 30 सेकंड के लिए, और फिर उसके बाद एकदम से उसे चिल कर दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। तो इससे क्या होती है, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है वो नहीं हो पाती है, वो प्रिवेंट हो जाती है। तो इस मेथड को कहा जाता है पेस्चराइजेशन, और इसको डिस्कवर किसने किया था? लुईस पैस्चर ने किया था। पेस्चराइजेशन किस लिए की जाती है? ताकि उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स हों वो उससे फ्री हो जाए। आपको मिल्क जो है वो कभी भी डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए स्टूडेंट, हमेशा बॉयल करके पीना चाहिए ताकि आपको कोई इंफेक्शन के चांसेस ना हो। देन है स्टोरेज एंड पैकेजिंग। अब किसी भी चीज की स्टोरेज के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो, ताकि उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका मॉइस्चर लेवल जो है बिल्कुल कम होना चाहिए और उसे एयर टाइट कंटेनर में जो है स्टोर करके रखना चाहिए। तो ये सब थे इसके पॉइंट। नाइट्रोजन फिक्सेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब हम इसके करते हैं एमसीक्यूज।